यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में क्राइम की वारदातें अब लगातार बढ़ रही हैं। बागेश्वर में नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप की कोशिश की गई। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लड़की और उसके परिवार के ऊपर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें लड़की के नाक पर गंभीर चोट लगी है। फिलहाल लड़की और उसके परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपियों ने लड़की के साथ रेप की कोशिश की और जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने लड़की और उसके परिवार के लोगों पर हमला भी किया। साथ ही वो घर में रखे 2 लाख रुपए और गहने लूटकर रफू चक्कर हो गए। एक अभी चंचल सिंह सनाब धन सिंह द्वारा जो एक शिकायत पत्र दिया गया है कि हमारे उनके गांव के 2 व्यक्तियों ने उनके पत्नी, उनकी बेटी और उनके साथ जो है बदतमीजी की। तो इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक को आसो के राजस्व उपनिरीक्षक को एफआईआर दी है। उसमें मेरी राजस्व उपनिरीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। उसमें उनके द्वारा एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, तो सुना आपने, कार्रवाई करने की बात कही है। तो आपको बता दें कि नाबालिग के साथ पहले रेप की कोशिश की गई और नाकाम रहने पर पीड़ित लड़की और उसके परिजनों पर हमला कर दिया। तो नाकाम होने पर लड़की पर हमला किया गया, जिसमें उसकी नाक पर गंभीर चोट लगी और लूटकर घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए आरोपी। तो पुलिस अब जांच की बात कह रही है। बागेश्वर से बहुत बड़ी वारदात, इस वक्त की बड़ी खबर। नाकाम होने पर लड़की पर हमला भी किया आरोपियों ने। तो गंभीर रूप से लड़की के चेहरे पर चोट लगी, उसकी नाक पर चोट लगी। तो बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर। लड़की के परिवार पर भी आरोपियों ने हमला किया, घर में रखा सामान लूटकर हुए फरार। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले सल्ट से विधायक के निधन पर शोक जताया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ई ऑफिस को लेकर कैबिनेट में प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके बाद ई प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आवास नीति 2018 नियमावली में संशोधन किया गया है। महिलाओं को ऋण के लिए मंत्री परिषद की कमेटी की अध्यक्षता में महिलाओं को सह खातेदार बनाने के लिए फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और इस मामले में कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही कर्मकारों के पंजीकरण के लिए फैसला लिया गया। पीएससी आरक्षी नियमावली 2018 में भी संशोधन किया गया। तो आपको बता दें, त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट के सामने कुल 13 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 10 प्रस्ताव पर मोहर लगी। छात्राओं को मेधावी पुरस्कारों पर देने पर सहमति बनी है। अधिकतम अंक हासिल करने पर मिलेगा पुरस्कार। उसमें जो हमारी आवास नीति थी 2018 में आए थे, उस नीति में एक परेशानी आई थी कि जब वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने पूरी की पूरी राज्य में एक बैन लगा दिया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम किसी भी रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। फिर इसके लिए हमने 2020 में एक नियमावली लाए हम लोग, और इसके लिए एक नियमावली बना के हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आज हम उसी जो नियमावली 2018 में थी, इसमें हम संशोधन लेकर आए हैं। इसमें जो EWS के लिए विशेष रूप से आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इसके लिए क्या है कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, यदि वो अपनी ज़मीन पर बनाएगा तो पहले क्या था कि उसके लिए था कि वो इतना पैसा FD के रूप में गारंटी रखेगा। अब उसको गारंटी की जरूरत नहीं है। जिस भूमि में वो बना रहा है उस भूमि का जितने की वो है उसका 15% वो रखेगा। यदि बाई चांस वो भाग जाता है तो सारी भूमि पर, मकान पर गवर्नमेंट का एक तरह से आधिपत्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय था आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है।
क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्री परिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लो सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे, और ये निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए। तो उत्तराखंड के सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को सुना आपने। अहम जो फैसले हैं जिन पर मोहर लगी कैबिनेट बैठक में, उसकी जानकारी उन्होंने दी। अब बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। औली में भी कुदरत मेहरबान हो गई है। औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। औली में आधा फीट तक बर्फ जम गई है। ऐसे में सैलानी इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद से व्यापारी भी खुश हैं। तो बर्फबारी का मजा लेते सैलानियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ में, औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे और व्यापारी भी इससे काफी खुश हैं। औली उत्तराखंड का एक मिनी स्विट्जरलैंड विंटर डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इस साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है। टूरिस्टों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोग बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे स्कीइंग का भी आनंद उठा रहे हैं। और लगभग आधा फीट स्नो यहाँ पे गड़सो पॉइंट पे पड़ चुकी है। 2 से 3 इंच 10 नंबर टावर पे है। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और लोग जो एक हिमालयन व्यू यहाँ से दिखता है, उसके साथ साथ लोग यहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटी है उसका भी आनंद ले रहे हैं। तो टूरिस्ट स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। वहीं कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावत ईश्वरी प्रसाद नंबूतरी बर्फ पर नंगे पांव चलकर स्नान के लिए जाते हुए नजर आए। नंगे पांव बद्री की भक्ति। खून जमा देने वाली बर्फ पर नंगे पांव चले पुजारी। भगवान की भक्ति में भूल गए अपनी पीड़ा। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की भगवान के प्रति आस्था देखिए। वो कैसे नंगे पांव ही बर्फ पर चल रहे हैं। जिस बर्फ पर पांव रखते ही खून जम जाता हो, वहां पर किसी भक्त की अपने भगवान के प्रति ऐसी आस्था कम ही देखने को मिलती है। मगर मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद इस कड़ाके की सर्दी में भी नंगे पांव ही 5 बार स्नान के लिए जाते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। बर्फबारी हो रही है, तापमान 0 से भी नीचे पहुंच चुका है, मगर मुख्य पुजारी की भक्ति देखिए। वो नंगे पैर ही स्नान के लिए चल पड़े। मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बर्फ जमी हुई है। बर्फ के ऊपर पैर पड़ने पर भी उनका हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। इसी से आप भगवान के प्रति उनकी भक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। तो भक्ति का अनोखा नजारा आज देखने को मिला। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों को लेकर 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, मगर भाजपा चुनाव से पहले ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहती है ताकि विरोधी दल चारों खाने चित हो जाए। इस चक्रव्यूह की कमान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालने जा रहे हैं। 2022 के चुनाव की तैयारियों को भांपने के लिए नड्डा 3 दिन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे में नड्डा बीजेपी के हर उस पदाधिकारी से बात करेंगे जो पार्टी की नीतियों और सरकार के काम को आम जनता के बीच ले जाएगा।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों के दौरे अपने फिक्स किए हैं और हमारे वहाँ तो चुनाव है ही है, यही मान लीजिए हम चुनावी मोड में हैं। तो खास क्या रहेगा सर, कुछ कार्यक्रम? नहीं, जो होता है संगठन, मेन तो संगठन है, सरकार की उपलब्धियां हैं, जन जन तक पहुँचना है, हमारी बूथों की स्थिति क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, सरकार के कार्यों को किस तरह से हम नीचे तक ले जा रहे हैं, ये तमाम चीजें उसमें होती हैं, ये सब होंगी। अब आपको नड्डा के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताते हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा जिला और महानगर अध्यक्षों से भी संवाद करेंगे। सरकार के मंत्रियों के साथ भी वो अलग से बैठक करेंगे। जेपी नड्डा का ये दौरा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इन बैठकों से तय होगा कि 2022 में भाजपा किन मुद्दों और नीतियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। 2017 के चुनाव में जनता ने भाजपा को बहुमत दिया था। 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। भाजपा की कोशिश है कि बम्पर जीत का ये सिलसिला 2022 में भी बरकरार रहे, मगर इस बार हालात बदल चुके हैं। भाजपा भी जनता का मूड भांप चुकी है। यही वजह है कि भाजपा संगठन के केंद्रीय नेता खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं उत्तराखंड। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले को उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अपना लिया है। हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिजली और पानी फ्री देगी। हम 100 से लेकर के 200 यूनिट तक अपने 3 साल के अंदर हम बिजली को मुफ्त करेंगे। 25 लीटर तक हम पानी गांव के अंदर मुफ्त देंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा कर रहे हैं। हम 100 से लेकर के 200 यूनिट तक अपने 3 साल के अंदर हम बिजली को मुफ्त करेंगे और पहले 2 सालों के अंदर 25 लीटर तक हम पानी गांव के अंदर मुफ्त देंगे। हर गांव में वाटर ATM लगाएंगे और उससे जो है लोगों को प्यूरिफाइड वाटर देंगे। बयान देने से पहले हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। विरोधी दलों ने जब इसे चुनाव का दांव बताया तो हरीश रावत ने ट्वीट कर उसका जवाब दिया। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने गरीबों के लिए बिजली और पानी मुफ्त देने की घोषणा क्या की, मेरे कई दोस्तों को बहुत तकलीफ हो रही। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे साथ बहुत प्यार है ना उन दोस्तों का, इसीलिए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ने ही विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा है, लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। पूर्व सीएम का कहना है कि कांग्रेस सरकार में विद्युत के चारों निगमों में बेहतर व्यवस्था की गई थी। लाइन लॉसेस को मैं 1%, 1.5% कम करने में सफल रहा, जो देश के अंदर अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। तो हमने विद्युत क्षेत्र में जो सुधार किए, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री ठीक तरीके से होमवर्क करवाएं तो वो अभी भी आज के दिन भी 100 यूनिट तक की बिजली को लोगों को मुफ्त दे सकते हैं। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। कांग्रेस में भी वो सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हरीश रावत की राजनीति में सक्रियता काफी बढ़ गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने तो हरीश रावत के नाम पर चुनाव लड़ने की पैरवी भी कर दी थी, मगर कांग्रेस के अंदर ही हरीश रावत को लेकर एक राय नजर नहीं आती। इसीलिए विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को 2017 के चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
वहीं कांग्रेस छोड़कर गए बागियों को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि बागी नेताओं ने 2016 में जो पाप किए थे इनको गंगा जल से नहलाना चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रखने पड़ते हैं। हमारी सरकार को अस्थिर करके, बजट के मौके पर अस्थिर करके राज्य के विकास को भी के पीठ में भी छुरा घोंपा है और साथ ही साथ दल बदल का महापाप, हमने नहीं कहा महापाप, इनको महापाप ही न्यायालय ने कहा है, न्यायपालिका ने कहा है। तो ऐसे महापापियों को भाई गंगा जल से धुलवा तो दो, कहीं सफाई तो करवा दो, कहीं उनसे माफी तो करवा लो, तब ले लेना। रावत जी पर अपनी सोच हम थोप नहीं सकते, उनका भी लंबा राजनीतिक जीवन, वो जो समझ रहे हैं वो कहते रहे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि राजनीति में कभी भी ताला लगाकर नहीं बैठा जाता है और दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते, आवश्यकता अनुसार लेते हैं। सोनिया गांधी जी जब चिकमंगलूर से लड़ी थी तो जो व्यक्ति उनसे हारा था, चुनाव लड़ा था विरोध में, उन्होंने जीतते ही उसे मंत्रिमंडल में ले लिया। ऐसे तमाम उदाहरण जवाहरलाल के नेहरू से लेकर अब तक हैं। तो बागी नेताओं पर कांग्रेस में एक राय नजर नहीं आती है। यही वजह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने पर नेता भी पलटवार कर रहे हैं। कई बार पूछता हूं कि हरीश रावत बताएं कि आखिर डूबते जहाज में कौन जाना चाहेगा। मैंने तो उनको भी सलाह दी थी कि क्योंकि काफी वर्ष साथ रहे हैं कि बजाय डूबते जहाज के साथ डूबने के समय पर वो भी उस जहाज को छोड़ देना ज्यादा उचित होगा। वो जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं उनका उस तरह ले रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ गढ़वाल है, कुमाऊं पर पहाड़ी शैल में जब कोई बहुत बुजुर्ग हो जाता है, अब वो जब बड़बड़ करता है ना तो थोड़ा हम लोग सोचते हैं बूढ़ा हो गया, बड़बड़ा कर रहेगा, सुनते नहीं है। अब हरीश भाई को मैं अपने बड़े बुजुर्गों में लेने लगा हूँ। अब वो कुछ भी बोले तो मैं सोचता हूँ कि अब ये गंभीरता से नहीं लेते हैं मुझे। तो कांग्रेस ने भी मिशन 2022 को धार देनी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कल से अपने कुमाऊं दौरे की शुरुआत करने जा रही हैं। कुमाऊं दौरे की शुरुआत गदरपुर से होगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। तो तराई में जो भी विकास हुआ, चाहे तराई विकास निगम हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विकास हो या इंडस्ट्रीज हो, सब माननीय तिवारी जी की लाई हुई हैं। तो कांग्रेस की एक बड़ी छाप तराई पर है, परंतु फिर भी हम सीट नहीं जीत पाए क्योंकि हमारे ही कई लोग बीजेपी में चले गए थे, वहाँ से जीते। तो इसलिए फिर से वो गौरव वापिस आए, इस दृष्टि से तराई को चुना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों इगास पर्व की तैयारी चल रही है। इगास को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मुहिम शुरू कर दी थी। पिछले साल अनिल बलूनी ने लोगों से अपील की थी कि वो इगास पर्व को अपने घर जाकर मनाएं। अनिल बलूनी की इस मुहिम को काफी समर्थन मिला था। खुद बलूनी भी अपने घर जाकर इगास पर्व मनाना चाहते थे, मगर उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो अपने गांव नहीं जा पाए थे। तो बलूनी के प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उनके गांव पहुंचे थे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई नेता उनके गांव पहुंचे थे और इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया था। इस बार नैनीताल से भाजपा सांसद अजय भट्ट ने इस पर्व को अपने गांव में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो बाकी लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इगास पर लोग अपने घर आए और इस पर्व को मनाएं। बलूनी की इस पहल पर अजय भट्ट ने सराहना की। इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूं कि अपने गांव जाऊं और अपने गांव जाके इगास, जैसे हमारे गढ़वाल में उसको इगास कहते हैं, तो इधर हमारे कुमाऊं में उसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। नाम अलग अलग हैं लेकिन होता एक सा है। तो वो सारी परंपराएं टूटनी नहीं चाहिए। जो नई पीढ़ी है वो भूलते जा रही है, कई परंपराओं को नई पीढ़ी भूलते जा रही है, जैसे गोवर्धन पूजा और ये भैया दूज वगैरह, ये तो हमारे आदर्श हैं। और इसी के साथ खबरों के सफर में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। पौड़ी के जिला अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने सतपुली क्षेत्र में कल से शुरू होने वाले नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग के लिए चयनित टेक ऑफ और लैंडिंग स्थल का भी निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल पर हर सुविधा देने के निर्देश दिए गए। भारत और नेपाल को
भारत और नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल को एक बार फिर से खोला गया है। दरअसल झूला पुल को काठमांडू में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खोला गया था। दरअसल दिवाली और दशहरे की छुट्टी के लिए छात्र अपने घर भारत आए थे और इसके साथ ही नेपाल के स्थानीय लोगों ने भी पुल से आवाजाही की। इस तरह से कुल 127 लोगों ने झूला पुल के जरिए आवाजाही की। बाबा केदार की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गई है। अब शीतकाल के दौरान 6 महीने तक बाबा की यहीं पर पूजा अर्चना होगी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। 6 महीने तक बाबा केदार की केदारनाथ में पूजा होती है, जबकि 6 महीने तक बाबा ओंकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं। तो 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की चांदी की पंचमुखी मूर्ति को चांदी की डोली में विराजमान किया गया था, जिसके बाद डोली अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।